नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परीक्षण भर्ती 2024 के लिए और मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने और राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और जिनकी आपकी पशु परीक्षण भर्ती के अंदर आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों ये जो मेरा मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा वो पशु परीक्षण के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित है, जिन प्रश्नों की आपकी पशु परीक्षण भर्ती के अंदर और पूछे जाने की और बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उसकी अतिरिक्त व्याख्या भी और इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पशु परीक्षण भर्ती 2024 की और संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जिसके तहत मैं आपको और विभिन्न मॉडल टेस्ट पेपर इस चैनल पर और अब तक करवा चुका हूं और इसी प्रकार से आपको और पशु परीक्षण भर्ती से पहले और फ्री कंटेंट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आपकी पशु परीक्षण भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, आफरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, जोधपुर। दोस्तों जो आफरी है, जिसे हम एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, वो हमें जोधपुर के अंदर देखने को मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य और दोस्तों और मरुस्थल के अंदर विभिन्न पौधे की प्रजातियों के बारे में परीक्षण करना और एक नई बेहतरीन प्रजातियों का और संकरण पौधों का निर्माण करना, जिससे मरुस्थल को और हरियालीपूर्ण बनाया जा सके। तो दोस्तों इसका विकल्प वी राइट आंसर होगा, यानी कि जो आफरी है वो हमें जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों हम आफरी की बात करें तो इसकी स्थापना और 1985 के अंदर की गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, जालौर के चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो इसके जो विकल्प है दोस्तों इस प्रकार है। विकल्प ए कीर्तिपाल, विकल्प बी समर सिंह, विकल्प सी उदय सिंह और विकल्प डी कानड़देव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी कानड़देव। दोस्तों जालौर के और चौहानों में सबसे जो प्रतापी शासक है वो कानड़देव को माना जाता है, जो कि जालौर की रक्षा के लिए उन्होंने कई युद्ध लड़े और उनमें सभी युद्धों में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अगर दोस्तों हम जालौर की बात करें तो जालौर पर और सोनगढ़ा चौहानों का शासक था, क्योंकि यहाँ पर जो दुर्ग स्थित है उसे हम स्वर्णगिरी के दुर्ग के नाम से जानते हैं और जालौर को जावलीपुरम अथवा जालौर कहा जाता है। अगर दोस्तों हम जालौर के अंदर और चौहान वंश की स्थापना की बात करें तो कीर्तिपाल थे, उनके द्वारा सबसे पहले जालौर वंश के अंदर और चौहान वंश की स्थापना की गई थी। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, यानी कि जो कानड़देव थे वो दोस्तों जालौर के सोनगढ़ा चौहानों के और सबसे प्रतापी शासक माने जाते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प वी, लाखेरी। दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले और पहला सीमेंट जो कारखाना है, जो संयंत्र है, वो हमें लाखेरी के अंदर और स्थापित किया गया था। अगर दोस्तों हम इसे सीमेंट कारखाने की बात करें तो इसकी स्थापना और 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी के अंदर की गई थी। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में किस स्थान पर और 277 फीट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, यानी कि दोस्तों पद्मपुरा नामक जो स्थान है उस पर और भगवान पद्म प्रभु की और 277 फुट की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कुंभा की प्रमुख शिल्पी कौन था? तो दोस्तों इसके जो विकल्प है हमारे वो इस प्रकार है। विकल्प ए नागार्जुन, विकल्प बी विक्रमादित्य, विकल्प सी मंडन और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी मंडन। दोस्तों कुंभा जो कि मेवाड़ के एक प्रतापी शासक माने जाते थे, जिनके द्वारा और राजस्थान में कुल और 32 दुर्गों का निर्माण किया गया था। तो उनका जो वास्तुकार था, जो उनके लिए आर्किटेक्ट बनाता था, यानी कि बिल्डिंग्स के जो निर्माण करता था वो, और उनका जो मंत्री था वो मंडन था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, बालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी, गरासिया। दोस्तों गरासिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है
बालर, जो कि गरासिया जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगर दोस्तों इस नृत्य की बात करें तो इस नृत्य को और गरासियों की घूमर कहा जाता है, क्योंकि इस नृत्य के अंदर और किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम गरासिया जनजाति की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और सिरोही जिले के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और दोस्तों जो गरासिया लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियां और आबू की और नक्की झील में प्रवाहित करते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी वैष्णव धर्म। दोस्तों जो रामानुजाचार्य थे जिनके द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की गई थी वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, उपभोक्ता सहकारी समितियों की राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी NCCF। दोस्तों जो उपभोक्ता और सहकारी समितियां हैं उनकी जो नेशनल लेवल पर और जो शीर्ष संस्था है वो है NCCF, यानी कि नेशनल कंज्यूमर और कॉपरेशन फेडरेशन। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला है, यानी कि दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जाकृत और कुएं पाए जाते हैं? तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊर्जाकृत जो कुएं हैं जिनसे हम पानी निकाला जाता है और लाइट की मोटर के द्वारा, तो वो हमें जयपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों यह प्रश्न एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि जो राजस्थान के अंदर और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और मार्च 1989। दोस्तों मार्च 1989 को और मोहम्मद और यूनिफ कमेटी की सिफारिश पर और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए बलवंत सिंह मेहता। दोस्तों 1938 में स्थापित और मेवाड़ प्रजामंडल की जो पहले अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। अगर दोस्तों हम मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इनकी जो स्थापना है वो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आई होप कि आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है? तो दोस्तों इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है, विकल्प ए जौ, विकल्प बी मक्का, विकल्प सी गेहूं और विकल्प बी बाजरा। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बाजरे का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि राजस्थान का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो और बाजरा है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों हम बाजरा उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक और क्षेत्रफल के हिसाब से बाड़मेर जिले में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन जयपुर और अलवर जिले में राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कितनी कंपनियों में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी 5। दोस्तों राजस्थान के अंदर और जो विद्युत वितरण की अधिनियम 1999 के अंदर आया था उसके तहत और राजस्थान के अंदर जो विद्युत का वितरण है वो 5 कंपनियों द्वारा किया जाएगा। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयपुर। दोस्तों जयपुर के अंदर और हमें दोस्तों राजस्थान और राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो राजस्थान के अंदर मानवाधिकारों का संरक्षण करना है, जिसमें और दोस्तों राज्यपाल भी इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का और सदस्य होता है।
तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, प्रतापगढ़। दोस्तों जो सीता माता और अभ्यारण्य है वो हमें दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस अभ्यारण्य की बात करें तो ये प्रमुख रूप से 2 जिलों यानी प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला है। अगर आपको विकल्प में दोनों जिले दे रखे हैं तो आपको प्रतापगढ़ को चूज करना है, वहीं चित्तौड़गढ़ दे रखा है अगर विकल्प में और प्रतापगढ़ नहीं है तो आपको चित्तौड़गढ़ को चुनना है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इस सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो दोस्तों हिमालय के बाद में और सर्वाधिक जड़ी बूटियां हैं वो इसी अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है और इसमें प्रमुख रूप से और उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। तो इसके जो विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, दशरथ शर्मा। दोस्तों दशरथ शर्मा के द्वारा और जो कालीबंगा है उसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। अगर दोस्तों इस कथन की बात करें तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो कालीबंगा है इसकी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो और पुरातन स्थल हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, उनसे और मेल खाते हैं। अगर दोस्तों हम कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है जिसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। भाई इसका उत्खनन कार्य और 1961 के अंदर और बीबी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर कालीबंगा शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और दोस्तों इसकी अगर प्रमुख खोज की बात करें तो जुते हुए खेतों के निशान हमें और कालीबंगा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है तो वो आपके लिए वाकई हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है चित्तौड़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व किसने किया। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, बाघ सिंह। दोस्तों जो चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था जो कि और हमें 1534 के अंदर देखने को मिलता है जिस समय चित्तौड़ पर और विक्रमादित्य शासक थे। वह उनकी जो पत्नी थी जिसे हम हाडी रानी के नाम से जानते हैं यानी कि रानी कर्मावती, उनके द्वारा चित्तौड़ के अंदर दूसरा शाखा किया गया था जो कि गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उनके आक्रमण के समय और ये शाखा किया गया था। दोस्तों अगर इस शाखे की बात करें तो इसमें जो केसरिया था यानी कि जो मेवाड़ की सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वो करने वाले थे बाघ सिंह। दोस्तों विक्रमादित्य के एक बहादुर सेनापति बाघ सिंह द्वारा और इसका नेतृत्व किया गया था। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प वी, जयानक। दोस्तों जयानक के द्वारा और जो पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक है उसकी रचना की गई है। अगर दोस्तों हम जयानक की बात करें तो ये कश्मीरी इतिहासकार थे जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में रहते थे। दोस्तों अगर इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक के अंदर हमें उत्तरायण के प्रथम युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है जो कि 1191 के अंदर हुआ था। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध था जो सेकंड युद्ध था दोस्तों वो हमें 1192 के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वैराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी, महाभारत। दोस्तों महाभारत के अंदर हमें वैराट का नाम देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम वैराट की बात करें तो यह राजस्थान के अंदर महाभारत कालीन एक सभ्यता स्थल है जो कि और दोस्तों अपनी मौर्य काल की और विभिन्न चीज़ें इस स्थान पर मिली है। वहीं हमें महाभारत काल के भी प्राचीन साक्ष्य इस स्थान पर देखने को मिलती हैं। कुछ मोहरे हैं जो इंडो ग्रीक कालीन सिक्के हैं वो भी स्थान पर मिले हैं। अगर दोस्तों हम वैराट की बात करें तो ये मत्स्य संघ की राजधानी भी हुआ करता था जो कि हमें दोस्तों जयपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी खोज की बात करें तो दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जहां मरुस्थल का विस्तार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, 12। दोस्तों राजस्थान के अंदर और 12 जिलों के अंदर मरुस्थल का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में मरुस्थल का प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भूभाग पर हमें और मरुस्थल देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल पाया जाता है उसे थार के नाम से जाना जाता है जो कि एक शुष्क मरुस्थल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राहु घाटी परियोजना किन राज्यों की साझा परियोजना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए मध्य प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों जो राहु घाटी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त और घाटी परियोजना है। अगर दोस्तों हम इस परियोजना की बात करें तो ये चंबल नदी पर और स्थापित परियोजना है, जिसमें और राजस्थान के करौली के अंदर एक बांध बनाया जाएगा वहीं और मध्य प्रदेश के अंदर और 3 बांध बनाए जाएंगे। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रानी सती का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी झुंझुनू। दोस्तों झुंझुनू के अंदर हमें और रानी सती का मेला देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस मेले की बात करें तो इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष और भाद्रपद अमावस्या को देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है करणी माता का मेला निम्न में किस स्थान पर बढ़ता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला विकल्प डी देशनोक बीकानेर। दोस्तों देशनोक बीकानेर के अंदर और करणी माता का मेले का आयोजन प्रतिवर्ष और आश्विन माह और चैत्र माह के अंदर किया जाता है। अगर दोस्तों हम देशनोक की बात करें तो देशनोक के अंदर जो करणी माता है उन्हें चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें और बहुत मात्रा में और चूहे देखने को मिलते हैं, जो कि करणी माता हैं जो और बीकानेर की शासकों की कुल देवी भी रही हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है नौलखा बावड़ी जो कि डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों और वो होने वाला है विकल्प बी प्रेमल देव। दोस्तों प्रेमल देव द्वारा और नौलखा बावड़ी का निर्माण और डूंगरपुर जिले के अंदर 1586 में किया गया। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ईद उल फितर कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प डी रमजान की ईद। तो दोस्तों रमजान की जो ईद है उसे हम ईद उल फितर के नाम से जानते हैं, जो कि मीठी ईद भी कहलाती है, जो कि रमजान माह के अंदर हमें और जो अंतिम दिन होता है रमजान का उसको देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी महाजनी लिपि में। दोस्तों पूर्व मध्यकालीन और राजस्थान के अंदर जो अभिलेख मिले हैं वो हमें महाजनी लिपि के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम महाजनी लिपि की बात करें तो इसका जो प्रचलन था दोस्तों वो हमें हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जवाई बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ होने का वर्ष है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए 1946। दोस्तों 1946 के अंदर और जवाई बांध का निर्माण कार्य और मारवाड़ के और जो शासक थे उम्मीद सिंह उनके द्वारा शुरू किया गया था। अगर दोस्तों इसके निर्माण कार्य की बात करें तो ये 1946 में शुरू हुआ था, वह 1956 में जाके 10 वर्ष के अंदर ये पूरा हुआ था। अगर दोस्तों हम जवाई बांध की बात करें तो यह लूनी नदी की सहायक नदी जवाई बांध पर सलेम और संबलपुर पाली के अंदर बनाया गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर जवाई बांध की बात करें तो इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी बीकानेर। दोस्तों बीकानेर जिले से हमें अग्नि जो नृत्य है उसका उद्गम देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम अग्नि नृत्य की बात करें तो ये जसनाती संप्रदाय द्वारा कतियासर बीकानेर के अंदर किया जाता है, जिसमें और जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो धधकते हुए अंगारों पर और नाचते हुए और इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। और इस नृत्य के अंदर ही मतीरा फोड़ने की प्रथा भी प्रचलित है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी चावड़। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बाद यानी कि 21 और जून
और 1576 के बाद जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इस तारीख को, उसके बाद हमें महाराणा प्रताप ने जो अपनी राजधानी थी उसको बदल लिया था, यानी कि उनकी जो नई राजधानी थी वो चावंड को बनाया गया था। वहीं पर इनकी और हमें मृत्यु देखने को मिलती है, यानी कि चावंड से थोड़ी दूर बारडोली के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो वो 1576 में हुआ था, जबकि 1582 के अंदर देवेर का युद्ध हुआ था, जिसे मेवाड़ का मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। दोस्तों जो राजस्थान के अंदर जो मेवा नगर प्रसिद्ध है वो पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। अगर दोस्तों हम मेवा नगर की बात करें तो ये हमें और दोस्तों नाकोड़ा और बाड़मेर के अंदर हमें देखने को ये मिलता है, जो कि एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, यानी कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती की और संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।